अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अमान, खालिद क्यूम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसाराना और प्रोग्राम ख़बर की खबर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और इस दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि ये दिन आपके लिए खैर बरकत का बाइस बने और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें लेकर आए। अखबारात ने अहम कौमी इशूज़ को किस तरह देखा, एक नज़र उस पर डालते हैं। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से कैसे निपटना है, वजीर आजम की क़यादत में हुकूमत के बड़े सर जोड़कर बैठ गए। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी आज के तमाम कौमी अखबारात में नुमाया तौर पर शाया है। एपेक्स कमेटी का इजलास, रोजनामा पाकिस्तान की सुर्खी है। इंसानी बहरान का खदशा, दुनिया अफगानिस्तान को तनहा छोड़ने की गलती ना दोहराए, वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा दुनिया ने भी इसी खबर को कुछ इस अंदाज से पेश किया। अफगानिस्तान को तनहा छोड़ना किसी के मुफाद में नहीं, हंगामी सूरत हाल पर तशवीश, इंसानी अलमियत से बचने के लिए अफगान अवाम को हर मुमकिन मदद देंगे वजीर आजम। रोजनामा जंग ने इसी खबर के लिए इन अल्फाज का चुनाव किया। अफगानिस्तान इंसानी अलमियत का शिकार, तनहा छोड़ना किसी के मुफाद में नहीं। एपेक्स कमेटी का दूसरा इजलास, वजीर आजम, आर्मी चीफ और सीनियर क़यादत शरीक। रोजनामा नवाब वक्त की सुर्खी के अल्फाज हैं, कारोबार के लिए 1 करोड़ तक बिला जमानत कर्ज, नुकसान में साथ देंगे हुकूमत। रोजनामा नई बात ने भी इसी खबर को अहमियत दी। इंडस्ट्री के लिए बिला जमानत कर्जे, ई इंस्पेक्शन का इजरा, वफाकी हुकूमत की SME पॉलिसी। रोजनामा एक्सप्रेस की सुर्खी पेट्रोलियम मसनूआत में कमी से मुतालिक है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 से 7 रुपए फी लीटर कमी। इंग्लिश अखबार द नेशन की लीड स्टोरी है, डिसएंगेजिंग विद अफगानिस्तान, डिसएडवांटेजेस फॉर वर्ल्ड सेज PM। डॉन अखबार की मेन स्टोरी है, PM कॉशंस वर्ल्ड अगेंस्ट अबैंडनिंग अफगानिस्तान। डेली टाइम्स की हेडलाइन स्टोरी है, डोंट रिपीट मिस्टेक ऑफ अबैंडनिंग अफगानिस्तान। द न्यूज ने SME पॉलिसी को हाईलाइट किया, ₹10 मिलियन नॉन गारंटियर लोन्स फॉर न्यूज SMEs। हाँ, ये थी जी अहम खबरें और अब नज़र डालते हैं अपने प्रोग्राम के रनडाउन पे। साल 2021 PDM कोई भी बड़ा फैसला करने में नाकाम। दुनिया अफगानिस्तान को तनहा छोड़ने की गलती ना दोहराए, वजीर आजम इमरान खान। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के लिए कानून साजी पीपल्स पार्टी के गले की हड्डी बन गई। आज के प्रोग्राम में दी न्यूज़ में फरा यामीन खान साहिबा का कालम परफॉर्मेंसेस क्योर कार्ड, ये भी सिंध की सूरत हाल के हवाले से है। और आज के प्रोग्राम में PP 206 खानेवाल ज़िमनी इलेक्शन का मार्का आज होगा। रोजनामा जंग का इदारिया है, पाक अमरीका ताल्लुकात। और टॉप ट्रेंड है ट्विटर पे, सानह APS। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो, आप इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन बन गए। ये वो नतीजा है जो हमें पहले ही पता था। तस्दीक कर दे, प्रेस क्लब के प्रेस क्लब कौम के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दे। नहीं, अगर ये इलेक्शन कमीशन का वो बन जाए चीफ, तो फिर तो AVM का मसला ही कोई नहीं है। इसने गलियों की, सड़कों की कोनों पे AVM लगवा देनी है। लेकिन राणा साहब देखिए कि प्रेस क्लब की हमेशा ये रवायत रही है कि वहाँ पर कोई इलेक्शन में तनाज़ात जो हैं, अब वो शफाफियत पर कभी आज तक सवाल नहीं उठे। बिल्कुल ऐसे। और इसका जो है असर जो है हमारे आम इंतखाबात पर भी जाना चाहिए और इसका क्रेडिट भी शफीक साहब को देना। और ये इसमें ना वो जो हिस्सा लेते हैं ना ग्रुप्स, उनको भी क्रेडिट जाता है कि अगर कोई तनाज़ा हुआ भी तो रिजॉल्व कर लिया गया, उसको प्रोलॉन्ग नहीं किया गया। और सियासी जमातों को सीखना चाहिए इससे। और दूसरा ये है कि बर वक्त दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हर सूरत जो है वो इलेक्शन जो है वो बिल्कुल शेड्यूल के मुताबिक। और वो एक फेस्टिवल होता है, आपको उसमें बिरयानी भी मिलेगी। मैं तो कीमे वाले नान पे भी वोट दे देता हूँ प्रेस क्लब के इलेक्शन में। तो ये क्या एक अच्छा फेस्टिवल होता है, पूरे साल में साफी जो एक दूसरे से नहीं मिल पाते वो मिल लेते। लेकिन इस दफा मैं आपको कीमे वाला नाम दूंगा, तो जहां मैं कहूंगा वो वोट डाल जी बिल्कुल। वो इसी चक्कर में मैं 6-7 नान खा जाता हूँ। अच्छा, आज बड़ी सर्दी है, 6 सेंटीग्रेड है और रात तो धुंध इतनी थी और पूरा पंजाब जो है वो धुंध में घिर गया था। मोटरवेज बंद हो गई, फ्लाइट्स शेड्यूल जो थे वो मुतासर हुए, बिजली का सिस्टम जो है वो मुतासर हुआ। साहब कल हमारी जो CPNE है उसके जो ऑफिस बेरर्स हैं और दूसरे जो रुकान हैं उनकी, हमारे जो वज़ीर इत्तलात हैं उनके साथ इस्लामाबाद में मीटिंग थी।
तो वापसी पर जो है उन्हें फिर मोटरवे बंद होने की वजह से, धुंध की वजह से फिर जीटी रोड पर उन्हें तवील सफर जो है वो करना पड़ा। अच्छा सर, आज क्या रोज़नामा पाकिस्तान में हमारे आपके भी दोस्त हैं शहजाद मलिक साहब, उनकी एक रिपोर्ट छपी है, उन्होंने एक तजिया दी छापा है और वो कहते हैं कि रवां साल पीडीएम कोई भी बड़ा फैसला करने में नाकाम रही और पीपी एएनपी की अलहदगी के बाद मजमूई तौर पर ये सब दो जमाती इत्तेहाद रह गया, बाकी जमातों का उनका कोई वजूद नहीं है या कोई हैसियत नहीं है और असम्बलियों से इस्तीफ़े मुलग्गिर एहतजाज को लेकर भी कोई वाज़ेह हिकमत अमली सामने नहीं आई और उनका कहना है कि इजलास फिर इजलास फिर इजलास और फिर इजलास ये खेलते रहे। चाय बिस्किट का खर्चा वो कहते हैं कि इतना अच्छा खासा हो गया जो पूरे साल का अगर कैलकुलेट करें तो उसमें एक बहुत बड़ा रैली निकल सकती थी। शफीक साहब, आप समझते हैं कि चूंकि ये एक साल के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, पीडीएम ने एक साल में क्या खोया क्या पाया? देखिए, कोई भी इत्तेहाद होता है, हमने मौलाना कह रहा हूँ नवाज़ रसूलुल्लाह खान साहब इत्तेहाद देखे, हमने दूसरे इत्तेहाद भी देखे, ARD वगैरह, बाकी वो इत्तेहाद होता है अपनी उसकी एक सियासत, अपनी से बनाने का, अपनी जगह बनाने का। चाहे आपके सामने जो जितना बड़ी जाइंट हो, ऊँट हो, हाथी हो, उसमें पॉलिटिकल हाथी वो उसमें जो अलाइंस से अपनी जगह बनाता है। बिल्कुल ठीक। और वो चाहे उसका अपना अलाइंस कितना भी छोटा हो, वो अपनी कारकर्दगी से अपने आप को बिल्ड करता है और एक नहीं है तो पूरी इमारत, बुनियादों से पूरी इमारत खड़ी करता है। लेकिन पीडीएम का इत्तेहाद वो ये वाहिद इत्तेहाद है जिस डे वन से अपनी डिस्ट्रक्शन पर हुआ है कि हमने अपने आप को ख़त्म किस तरह करना है। और ये इसका सारा क्रेडिट जाता है मौलाना फजल रहमान साहब को और लंदन में बैठे नवाज शरीफ साहब को। उन्होंने अपनी जड़ों में पानी डाल दिया और इसको पंपने नहीं दिया, अब पीपल्स पार्टी को निकाल दिया। देखो ये आपका जो है ना कि बड़ा फैसला, नाकाम बड़े फैसले किए उन्होंने कि पीपल्स पार्टी को निकाल दिया। हाँ, बड़ा फैसला था। और तारीख पे तारीख इस्तीफे देंगे, धरना होगा, इस्लामाबाद जाएंगे, ये होगा वो होगा, आर्या पार और ये आर्या पार खुद हो गए। तो ये असल में ये था ही नहीं, ये था ये हमारे जो है ना इस्लाम बैठे नवाज शरीफ साहब, ये उनको खेलने के लिए झुंझुना चाहिए। सियासत में ना एक आगे उनका रोल चाहिए होता है कि वो पीछे बैठ के डोरे लाते रहे। और फजल रहमान साहब बेरोज़गार थे हमारे सियासतदान, और बेरोज़गार सियासतदान जो है वो इस किस्म के जो शोगल में ना पड़ जाता है। और फजल रहमान साहब ने कहा कि मैं झंडा उठा लेता हूँ, और जब उन्होंने झंडा उठाया तो पीछे कोई था ही नहीं। अब देखें ना, अब ये हाल हो गया। फिर उन्होंने एक स्टीयरिंग कमेटी बना दी। स्टीयरिंग कमेटी हम पहले बात कर चुके हैं, इसलिए बनाई कि जो फैसले नवाज शरीफ की मंशा के मुताबिक होते हैं या मुस्लिम लीग नून की मंशा के मुताबिक होते हैं उसमें वो हाईलाइट कर दिए जाते हैं, वो प्रेस में आए थे। और फिर जो सरबराही इजलास होता है उसके पल्ले कुछ रह नहीं जाता। अगर वो उसके हट के फैसले करें तो फिर मीडिया कहता है भाई आपको उसने तो ये अपना फैसले की थी, आप ये कर रहे हैं, आप इत्तेफाक नहीं है। तो ये इत्तेहाद तो नहीं, इसको इत्तेहाद तो मैं नहीं कहूँगा, ये एक बिखरा हुए तिनकों का मजमूआ है। बिल्कुल ठीक। कि उन्होंने अपनी इमारत को खुद ही अपना इस घर को लग गई चाग, इस घर को आग लग गई अपने घर, क्या इस घर को आग लगी घर के। मैं अगर आप इजाजत में पूरा शेर सुना दूं, कहते हैं दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग। तो ये इत्तेहाद से ना कहें, बस ये एक तिनकों का मजमूआ है जो बिखर गया। और फिर ये अब इसी तरह चलेगा। अब अगले इलेक्शन आ जाएंगे, अब मौलाना फजल यही कहेंगे जी हमने इस्तीफे देने, हमने ये करना, हमने वो करना। बिल्कुल ठीक है। इत्तेहाद क्या है ये? सलमान साहब, जब स्टीयरिंग कमेटियां बन जाती हैं तो क्या एक दर्जा नीचे नहीं आ जाते इत्तेहाद कायदीन? इसका मतलब ये होता है कि कायदीन की सतह पे इख्तलाफात हैं वो एक्सपोज ना हो, लिहाजा पहले तय कर लिए जाएं। देखें, ये इत्तेहाद बना था दो बुनियादी नुक्तों के ऊपर सर, और वो दो बुनियादी नुक्तों से पहले एक नैरेटिव था बयानिए की जंग का, ठीक है, वोट को इज्जत दो, लेकिन उसके पीछे दो नुक्ते थे। एक नुक्ता था इमरान खान दुश्मनी, और दूसरा नुक्ता था कि इमरान खान के मुकाबले में इस्टेब्लिशमेंट की हमायत को हासिल करना और गेट नंबर 4 से अपने लिए सियासी रास्ता तलाश करना। अब आप ये मुझे बताइए, इंतशार, टकराव, दाखिली तजादात से भरपूर फिल्म थी ये पीडीएम, और इतनी शानदार फिल्म थी कि इस हुकूमत के लिए जो सबसे खुशबख्ती की अलामत बना ना, वो ये पीडीएम बना। यानी इतनी कमज़ोर अपोजिशन जिसका कोई यकनुकाती एजेंडा नहीं है सिवाय रात 7 बजे से लेकर 11 बजे तक के टॉक शो और कुछ जलसे जुलूस करना। इनके पास ना कोई मुतबादल निज़ाम था ना है। यानी आप अंदाज़ा लगाइए ना कि आपने कहा पीपल्स पार्टी को बाहर निकाल दिया, यानी मुल्क की जो दो बड़ी सियासी जमातों के ऊपर मुश्तमिल ये इत्तेहाद था, उसमें से आपने एक बाजू खुद ही काट दिया। और काटा किस बुनियाद पे कि ये इस्तीफे देने के लिए तैयार नहीं है। चले, उन्होंने तो इस्तीफे नहीं दिए, आपने कौन से इस्तीफे दे दिए। दूसरी बात यह है कि आपने एमकेएम का हाल देखा था ना एक ज़माने में, जब फैसले लंदन से आते थे
तो पाकिस्तान की जो MQM थी ना, जो पाकिस्तान में बैठे हुए लोग थे वो मफलूज होते थे। अब इसमें भी यही हुआ है, यानी बैठी हुई क़यादत यहां पर है, इजलास यहां करती है, फैसले लंदन से मुसल्लत करने की कोशिश की जाती है। और पूरी PDM को, वो पीपल्स पार्टी का गिला बिल्कुल दुरुस्त था कि पूरी PDM को मुस्लिम लीग नून ने बजरिया मौलाना फजलुर रहमान यरगमाल बनाया हुआ था। अब वहां फैसले PMLN के, और वो भी लंदन PMLN के, शहबाज शरीफ अली नहीं, लंदन PMLN के चलते थे, जिसकी वजह से उनमें टकराव पैदा हुआ, उनमें इत्तफाक राय न पैदा हो सका। कभी लॉन्ग मार्च की बात, कभी हुकूमत गिराने की बात, कभी हुकूमत की और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान टकराव पैदा करना, कभी ये नैरेटिव बिल्ड करना कि फौज इमरान खान के खिलाफ हो गई है, इस्टेब्लिशमेंट ने अब उसको रुखसत करने का फैसला कर लिया है। और इस पूरी PDM की जो एक बड़ी सियासी ताकत थी ना, उसको नजरअंदाज ना करें। वो जो मैं कहता हूं ना, मीडिया ब्रिगेड जो है, जिसकी मदद से ये सारा स्टेज सजाया गया था कि पूरे मीडिया के अंदर ये PDM जो है इस तरह से नैरेटिव बिल्ड कर दे, बस हुकूमत अब गई और अब गई। अब अगर आप 2021 का एक पूरा एनालिसिस करें तो सवाए इंतशार के PDM भी कुछ नहीं कर सकी इस पाकिस्तानी सियासत में। और ये मैं आपको बात बता दूं, अगर लोग हुकूमत से नाला भी है ना शफीक साहब, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग जो है इनकी तरफ देख रहे हैं। लोग जरदारी साहब को लाना चाहते हैं, लोग नवाज शरीफ साहब को लाना चाहते हैं। अगर उनको मायूसी हुकूमत से है, उनकी कारकर्दगी से होगी, लोग परेशान होंगे, लेकिन इसकी वजह यह नहीं है कि लोग PDM को कहते हैं कि आप आइए, हम तैयार बैठे हैं। ठीक है खालिद कीम साहब, PDM ने 2-3 दफ़ा अटैम्प्ट की अवाम में जाने की, लेकिन अवाम से वो रिस्पॉन्स उन्हें नहीं मिला जो उनको थोड़ा सा बूस्ट करता, और वो आगे जाते और फिर वो बैक टू द पवेलियन और आके वो ड्राइंग रूम की सियासत तक महदूद हो गए। असल में देखिए राणा साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं कि 2021 में PDM कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकी। मैं समझता हूं कि PDM ने जो 2020 में जो फैसले किए थे, 2021 के अंदर आकर उन तमाम फैसलों पर यू टर्न ये नफी की, और सबसे बड़ा जो यू टर्न ये लिया कि जो इत्तेहाद जिसकी बुनियाद रखी गई थी 2020 में, उसको 2021 में तोड़ दिया गया। पीपल्स पार्टी और ANP को निकाल दिया गया, और जो इस्तीफ़ों का फैसला किया गया था वो उस पर यू टर्न लिया गया। जो लॉन्ग मार्च से हुकूमत को गिराने का फैसला किया गया था, वो लॉन्ग मार्च पर यू टर्न लिया गया। फिर ज़िमनी इंतखाबात ना लड़ने का फैसला किया गया था, उस पर यू टर्न लिया गया, और ज़िमनी जो इंतखाबात हैं उनमें भरपूर तरीके से हिस्सा लिया गया, और तहरीक अदम इत्माद जो है वो लाने का फैसला किया गया था, उस पर भी यू टर्न लिया गया। तो मैं समझता हूं कि जो फैसले किए गए थे उनको रिवर्स किया गया, आगे जाने की बजाय PDM पीछे की तरफ गया। और उसके बाद आज अगर आप देखें अखबारात के अंदर कि नवाज शरीफ साहब आपको जो है बड़े मुतहरक जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। उनकी पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के जो सदर हैं मखदूम अहमद महमूद, उनसे भी लंदन में मुलाकात हुई है। उन्होंने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही को भी फ़ोन किया है और उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। तो ये चंद रोज़ पहले जो शाहिद खकान अब्बासी ने जो बयान दिया था शहबाज शरीफ साहब को कि अगले इंतखाबात में वो पार्टी के उम्मीदवार होंगे, दरअसल इसके पस मंज़र में कुछ सरगर्मियाँ, कुछ एक्टिविटीज़ चल रही थी। और पहले तासर ये था कि नवाज शरीफ साहब अदम इत्मीनान पर नहीं मान रहे। अब जो है इतलात ये हैं कि नवाज शरीफ साहब मान गए हैं, और इसमें और रुकावटें आ गई हैं। फैसला साज जो हैं वो शरीफ फैमिली के किसी फर्द पर इतफाक करने के लिए तैयार नहीं। PDM ने अपना बेड़ा गर्क तो कर लिया, इत्तेहाद बना, अपोजिशन होती है वो आवाम के लिए एक मशल होती है। जब कोई मुल्क मसाइल में हो तो वो एक बीकन होती है, टार्च होती है वो। लेकिन इन्होंने अपना तो बेड़ा गर्क कर लिया, तो जमहूरियत और सियासत के लिए इसमें क्या असरात होंगे? देखिए शफीक साहब, डेफिनेटली हुकूमत का सबसे अच्छा दोस्त अपोजिशन होता है। अगर अपोजिशन बहुत अच्छी हो तो हुकूमत को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनानी पड़ती है। PDM का बदकिस्मती ये हुई कि वो कहते हैं कि गंदा है पर धंधा है, और एक धंधे का शिकार हो गए, और तमाम फरीक जो थे वो अपने अपने मुफादात की गेम खेल रहे थे। ये बात आप मानेंगे, मैं खालिद कीम साहब की इजाज़त से, कि पीपल्स पार्टी स्मार्ट खेली। पीपल्स पार्टी ने PDM, नवाज शरीफ साहब ये प्लान कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी के कंधे पे रख के बंदूक चलाएंगे। पीपल्स पार्टी ने स्मार्टली खेल के अपना कद काठ बढ़ाया, अपनी गुंजाइश पैदा की, और जब उसकी गुंजाइश पैदा हो गई और नवाज शरीफ साहब को ये एहसास हुआ कि पीपल्स पार्टी को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये हमें इस्तेमाल कर रही है, तो उन्होंने फासले बढ़ा दिए। अब सूरत हाल ये कि PDM जो है वो 7 से 11 बजे के टॉक शोज़ और चंद अखबारात की हेडलाइंस तक महदूद होगी। अब जो आपकी बात में आऊँ,
देखें शफीक साहब, जमहूरियत की खिदमत वो लोग करते हैं जो खुद जमहूरी हों। ये लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने जमहूरियत के नाम पे ऐसा ढकोसला किया, ऐसी लूट मार की, ऐसा इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। आपका बच्चा, मेरा बच्चा, खालिद क्यूम का बच्चा, वो पैदा होते ही लाखों रुपए का मकरूज होता है। इनका बच्चा पैदा होते ही लाख अरबों रुपए खरबों रुपए का मालिक होता है, जबकि ये मुल्क के बेताज बादशाह थे। तो ये कौन सी जमहूरियत है जिसके अंदर आप के बच्चे तो अरबोपति हो जाएं और आपके बच्चे बाहर पले बढ़े, आपके बच्चे बाहर जिंदगी गुजारें और हमारे बच्चे यहाँ पे जो है दर बदर ठोकरे खाते रहे। तो ये जमहूरियत की कभी भी खिदमत नहीं करना चाहते थे, ये सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत के नाम पे खेल खेलते हैं। अब सलमान साहब, मैं इसी पे ज़रा चाह रहा था थोड़ा सा हम और फोकस करें। मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो रोल है वो आपके सामने है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पिछले 3 साल में कोई एक ऐसा बयान बता दें सॉरी कोई ऐसी बात बता दें, एक्ट बता दें जिसको हम ये फील करें कि वो पाकिस्तान के जो सियासी धारा है उसमें कोई पॉजिटिव रोल अदा करना चाहते हैं सिवाय डिस्ट्रक्शन के। देखिए, वो तो ना तो आज की हुकूमत को कबूल करते हैं, ना वो आज की पार्लियामेंट को तस्लीम करते हैं, ना वो इस डेमोक्रेसी को मानते हैं। वो तो इस पूरे निज़ाम को, जिस तरह से शफीक ने कहा ना, कि तबाह करना चाहते थे। उन्होंने तो, आपको याद है, उन्होंने तो इन जमातों से कहा कि आप असम्बलियों में ना जाएं, आप हलफ ही ना उठाएं, इसको इनकार कर दें और फिर लॉन्ग मार्च, धरना, हर चीज़ को तोड़ फोड़ कर दें। इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई, उनकी अदलिया से लड़ाई, उनकी हुकूमत से लड़ाई, उनकी मीडिया से लड़ाई, यानी कोई महाज उन्होंने छोड़ा नहीं। वजह क्या है? वो जो सियासी यतीमी है ना, वो उनका पीछा कर रही है। उनका जो, मैंने पहले भी कहा था कि जो केपीके के अंदर कुछ जिले थे जहां उनकी सियासी ताकत थी, वहां पीटीआई ने 2013 में भी और 2018 में भी उनको इतना नुकसान पहुंचाया कि वो अभी तक सियासी तौर पे संभल नहीं सके। और उनको लगता है कि जो उनका मैंडेट था, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहां एक सियासी डकैती हो गई है। अब उस सियासी तनाई में वो पीएमएल-एन का जो है ना कार्ड खेलकर अपने आप को जिंदा रखना चाहते थे, पीडीएम के सरबराह बन गए। उनका ख्याल ये था कि ये सारी सियासी जमातें उनके पीछे लग के हुकूमत गिराओ तहरीक का हिस्सा बनेंगी। वो तो वो बनना चाहती नहीं थी। आपने खुद कहा कि पीपल्स पार्टी ने एक स्मार्ट मूव खेल ली, पीएमएल-एन उनका कंधा इस्तेमाल करके आगे जाना चाहती थी, लेकिन उसमें शहबाज शरीफ रुकावट बन गए। उनको लगता था कि मौलाना फजलुर रहमान का जो एजेंडा है ये तो सब कुछ तबाह कर देगा, हम तो यहाँ सियासत करने आए हैं, इस्टेब्लिशमेंट से मफामत करना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इस पूरे पीडीएम के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें या इन 3.5 साल को देखें, तो सबसे ज्यादा जो सियासी तन्हाई का शिकार अगर कोई अपोजिशन में हुआ है तो वो मौलाना फजलुर रहमान है। और ये 19 तारीख को जो केपीके के अंदर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हो रहे हैं, आप देखिएगा कि वहां पे भी फजलुर रहमान को सियासी तन्हाई के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। शरीक साहब, एक बड़ा टेक्निकल सवाल है। ये आगाज के अंदर इनके लहजे और कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा था कि जैसे वाकई लगता था ये ले दे जाएंगे आर या पार, और हम पिंडी में धरना देंगे और हम यूं कर देंगे। क्या इन्हें किसी ने गलत खिला दिया? क्या इन लोगों को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे कोई लेके गया? ये इनकी खुद जहनी पसमानदगी थी? देखिए, इसमें नवाज शरीफ साहब का जो था ना नारा, वोट को इज्जत दो, वो उनके गले पड़ गया। उन्होंने समझा कि सब कुछ मेरा ही है। लेकिन जब उससे हटके, अब 7 से 11 आपने जिक्र किया है, और सुबह जब ये मीडिया पे आते हैं उनका एक ही राग होता है, अलाप करते हैं जी हमारी लीडरशिप जो है वो इनोसेंट है। बजाय कौमी मामलात पे जो आवाम को दरपेश मसाइल है उन पर गुफ्तगू करने, इनका सारा फोकस होता है कि अपनी लीडरशिप के। हमें तो ये लगता है कि उनको कोई ज़ाती मुलाजिम है, उस पार्टी के रुकन नहीं है या मेम्बरान नहीं है, ये शरीफ फैमिली के ज़ाती मुलाजिम है, उनके वकील बने कि भाई अच्छा ये चीज़ें करने की होती है, आपने साबित करनी होती है कोर्ट में करते हैं, सिर्फ मीडिया के लिए बैशिंग के, अपना गवर्नमेंट की बैशिंग के लिए, प्लेइंग टू द गैलरी, भाई लोगों को बताने के लिए कि ये सारा सियासी गेम है। और जब अदालत में आता है, अदालत में ही जाते नहीं। फिर देखें, मैं यहाँ पे पीपल्स पार्टी को खिलाफ तहसीन पेश करूँगा कि कितने स्मार्ट खेली वो। ये मुस्लिम लीग नून ना तो सेनेट के इंतखाबात में आ रही थी, ना ज़िमनी इलेक्शन में आ रही थी, ना किसी और तरफ जा रही थी। बाइकट। असल में नवाज शरीफ है लाडला बच्चा, वो अपना वो खेलने को मांगे चांद। वो चाहता है कि हर चीज़ दुनिया मेरी इशारे पे चले। ऐसा नहीं होता। अगर वो इसमें हिस्सा लेते सेनेट इलेक्शन में, तो इस वक्त पीटीआई की मेजॉरिटी होती पंजाब से। तो अगर ये कम से कम पीपल्स पार्टी को सियासत सीखें, जरदारी से को सियासत सीखें। जरदारी को आप जितने मर्जी क्रिटिसाइज कर लें, पीपल्स पार्टी को जितने मर्जी क्रिटिसाइज कर लें, बिलावल को बच्चा कह लें, लेकिन वो स्मार्ट खेलें। और वो सियासत की उन्होंने। सियासत यही होती है कि आप अपने जो मुखालफिन को अपने इंगेज करें और जो सही पाथ है उस पर आएँ। अगर ये ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा न लेते, अगर ये सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा न लेते,
तो वो आज कहाँ खड़े होते? क्या कहाँ खड़े होते बिल्कुल ठीक हैं। कह तो रहे ये बजाय सियासत करने के इनकी जातियात है कि मैं हूँ तो सब कुछ है। असल में शहबाज शरीफ बिल्कुल उनसे बेहतर है और सही पॉलिटिक्स करते हैं, उन्हें पता है कि आगे क्या होगा। और मुझे अगर मैंने इसमें से केक में हिस्सा लेना है हुकूमत, क्योंकि सियासतदान सियासत में क्यों आता है, वो आता है हुकूमत के लिए, और हुकूमत में आने के लिए आप टकराव नहीं कर सकते। आप दीवार आ गए, दीवार को टक्कर मारेंगे तो आपका सर फटेगा जी। और जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी के दूसरे लोग जो जितनी मर्जी उन पर तनकीद करें, लेकिन वो सियासत को समझते हैं। और मुझे तो इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब जो है पीपल्स पार्टी को के जरदारी को फॉलो करते लगते हैं कि वो वही वो पॉलिसी अपना रहे हैं, और रैशनल पॉलिसी भी यही है। अगर आपने सर्व करना है तो हुकूमत में आगे सर्व करेंगे ना। अगर आप दीवारों को टक्करें मारेंगे और इदारों से टक्करें लेंगे तो फिर आप कहाँ, क्या सियासत, कहाँ की सियासत। खाली इदारों के ऊपर दशनाम तराजी जो हुई और जिस तरह इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया गया एंटी पाकिस्तान स्लोगन्स के लिए, उसने भी डैमेज किया पीडीएम को। पीडीएम को तो उतना शायद डैमेज नहीं किया उसको, जितना पीडीएम के अंदर नून लीग की क़यादत को डैमेज किया है। और अब भी देखिए कि नून लीग के अंदर पिछले कुछ दिनों से जो दावे किए जा रहे थे, और सरदार अयाज सादक जो गए थे लंदन में, वो अदम इत्मीनाद का प्लान लेकर गए थे, बयान वो जिस तरह का मर्जी थे। असल मसला ये है कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे चंद रोज़ पहले कि शहबाज शरीफ साहब का वजारत उज़्मा के लिए नाम उस वक्त दिया जाएगा जब नून लीग की लीडरशिप को पता होगा कि ये नहीं बन सकते। और इस वक्त भी जो प्लान दिया जा रहा है, अब नून लीग जो है वो अदम इत्मीनाद के लिए तैयार है, लेकिन अब जो है उनके रास्ते के अंदर दूसरी रुकावटें आ रही हैं कि अब ये इतराज़ात आ रहे हैं, किस तरफ से आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रहे हैं या किसी और तरफ से आ रहे हैं। वो ये आ रहे हैं कि इस अगर कोई अदम इत्मीनाद की तहरीक आती है किसी स्टेज पर, तो फिर उसमें शरीफ फैमिली का कोई जो फर्द है वो वज़ीर आज़म जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा। अच्छा जी, कल एक बड़ा अहम इजलास हुआ इस्लामाबाद में, और अफ़गानिस्तान के हवाले से एपेक्स कमेटी जो थी उसका इजलास था। उसमें आर्मी चीफ साहब शरीक हुए, वज़रा शरीक हुए, और उसमें अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उसके ऊपर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू। एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर मैं बात करता हूँ। वजीर आजम इमरान खान अफगान बहरान से निपटने के लिए सरगर्म हो गए। वजीर आजम की ज़ेर सदारत अफगानिस्तान से मुताल्लिक एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वफाकी वज़रा, इंटेलिजेंस हुक्काम और सीनियर सिविल और मिलिट्री अफसरान ने शिरकत की। शुरका ने अफगानिस्तान में हंगामी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। वजीर आजम इमरान खान ने उम्मीद जाहिर की है कि दुनिया अफगानिस्तान से अलहदगी जैसी गलती नहीं दोहराएगी। आलमी बरादरी अफगानिस्तान के कमजोर लोगों की मदद करे। वजीर आजम ऑफिस की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक इजलास में पाक अफगान बॉर्डर की ताज़ा सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास को बताया गया कि पाकिस्तान आए अफगान शहरियों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन की सहूलत जारी रहेगी। अफगान शहरियों के लिए वीजे का हसूल भी आसान कर दिया गया। शुरका ने अफगानिस्तान को इंसानी बुनियाद पर हर किस्म की मुआवनत फराहम करने पर इत्तफाक किया। शुरका ने इत्तफाक किया कि पाकिस्तान इंसानी बहरान से बचाने के लिए अफगानिस्तान की मदद करेगा। अफगानिस्तान से लाताल्लुकी दुनिया के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। इजलास से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि आलमी बरादरी अफगानिस्तान के कमजोर लोगों की मदद करे। पाकिस्तान इंसानी बहरान से निपटने के लिए अफगानिस्तान को हर मुमकिन मदद फराहम करेगा। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान ने पहले ही माली तौर पर अफगानिस्तान की मदद का अहद कर रखा है। ग़िज़ाई इजनास, हंगामी तिबी सामान और माली मदद की फराहमी जारी रहेगी। अफगानिस्तान को जरूरत के वक्त तनहा छोड़ना किसी के मुफाद में नहीं। पाकिस्तान ने अफगान अवाम के लिए 5 अरब रुपए की इमदाद मुख्तस की है। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान इतवार को OIC ममालिक के वज़राए खारजा इजलास की मेजबानी कर रहा है। इजलास में अफगान अवाम की मुश्किलात को उजागर किया जाएगा और मदद पर गुफ्तगू होगी। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे मैं चाह रहा था कि आपसे तो मुख्तसरन इस पे भी बात की जाए। कल 5 अरब रुपए जो हैं पाकिस्तान ने मुख्तस किए हैं, और पाकिस्तान ने कहा कि जी जो भी मुल्क आना चाहता है इमदाद के लिए हमारे दरवाजे खुले, हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। और इससे ज़्यादा जनरल तलत मसूद साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कल ये पैक्स कमेटी का इजलास हुआ और एक बार फिर पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को दुहाई दी है अफगानिस्तान के हवाले से। पूरी दुनिया को कहा है कि इस तरफ आएँ, इस अलमिया की तरफ तवज्जो दें। ये अलमिया पूरे दुनिया के गले में भी पड़ सकता है सर। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो असल में पाकिस्तान जो है और ख़ास तौर से प्राइम मिनिस्टर और हमारे चीफ जो हैं बार बार दुनिया को यही कह रहे हैं, जो मैसेज दे रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान के इस तरीके से हालात ख़राब होते हैं, आप देखें कि न सिर्फ अफगानिस्तान पर बल्कि सारी दुनिया पर इसका बड़ा मुज़र असरात होंगे। और
जाहिर है और लाखों लोग जो हैं वो फाके से और भूख से इंतकाल कर जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जो कि मेरे ख्याल में बैनुल अक़वामी सतह पर इस तरीके से समझ नहीं आ रही, अगर आ भी रही है और ख़ास तौर से अमेरिका की जिम्मेदारी है और मगरबी दुनिया की कि जो इनके ऊपर पाबंदियां लग गई हैं अफगानिस्तान पर, वो बेचारे मासूम अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर जो है उसके बहुत ही मुज़िर असरात हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में सर ये बताइएगा कि जो OIC का इजलास पाकिस्तान ने बुलाया है और पाकिस्तान उसकी मेज़बानी कर रहा है, उसमें कोई ब्रेक थ्रू होने का इम्कान है? बहरहाल मेरे ख्याल में ब्रेक थ्रू तो मैं इसको नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि इससे एक आलमी सतह के ऊपर एक प्रेशर ज़रूर पड़ेगा और इसमें ऐसे भी ममालिक हैं जिनके ताल्लुकात मगरब से हमसे भी ज़्यादा बहुत मजबूत हैं और तो मेरे ख्याल में एक जामे आवाज़ जिस तरीके से निकलेगी उसका असर तो ज़रूर होगा और शायद दुनिया को ज़्यादा पता लगे और बहुत मुमकिन है कि इसकी वजह से शायद अमेरिका की पॉलिसीज़ में और मगरबी दुनिया की कुछ लचक आए। सर आखिरी एक सवाल मैंने आपसे करना था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब एक अरसे से इस्लामोफोबिया के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, एक बड़ी पेशरफ्त हुई है और अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में बिल मंजूर हो गया इस हवाले से, तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के बयानिए की फतह है ये एक लिहाज से। जी इसमें कोई शक नहीं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार कह रहे हैं कि आप इस्लाम को ना बदनाम करें, इस्लाम से इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम जो है वो एक अमन का पैगाम देता है और तो मेरे ख्याल में ये बहुत एक कामयाबी हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। सर बहुत शुक्रिया, हमसे बात कर रहे थे जनरल तलत मसूद साहब। शफीक साहब, जो OIC का इजलास है, मैंने जैसे जनरल साहब से भी पूछा, एक हवाले से तो ये बात तो फिर पाकिस्तानी खारजा टीम को जाता है क्रेडिट के उन्होंने कम से कम मुस्लिम ममालिक को तो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने की कोशिश की है। डॉक्टर साहब देखें, जो इस वक्त अफगानिस्तान का इशू जो है ना वो उठाया हुआ है पाकिस्तान ने और सबसे ज़्यादा से मुतहर्रिक हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, और अपोजिशन जो है वो बात करती है कि हम अगली हुकूमत के ख्वाब देखते हैं और इतना बड़ा इशू है इस पर वो बात नहीं करते। सारा फोकस हम पहले बात कर चुके हैं कि उनकी अपनी करप्शन और केसेज और उस पर होता है। और अब देखें, आप देखें ये इंटरनेशनल मीडिया जो है उसमें भी ये फेड आउट हो रहा है एक प्लानिंग के तहत। CNN, BBC और दूसरे जो हमारे बड़े बाहर के इदारे हैं यूरोप के, अमेरिका के, वो इस इशू पे अब नहीं आ रहा है। पहले ये रोज़ वहाँ होता था कि वहाँ बच्चे बेच रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये प्लानिंग के तहत हो रहा है। और जो मुझे शक कर रहा है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर वहाँ इनको मदद ना की गई तो जो माजी का डिज़ास्टर था ये उससे बड़ा डिज़ास्टर साबित होगा। 9/11 को आप भूल जाएंगे, अगर लोगों के बच्चे मरेंगे, उनके बच्चे उनके सामने मरेंगे और बच्चे बेचने मजबूर हो जाएंगे। और ये जो आपको नेटो है, नेटो इसी शर्त पे गया था ना कि सारा उनकी दौलत लूट सब कुछ कर लिया, सारा पैसा लगा दिया वॉर पे, जंग पे, और जब उनकी बहाली का वक्त आया तो वहाँ से निकल गए। मैं फिर इत्तेफाक करता हूँ प्राइम मिनिस्टर से कि दुनिया को इधर तवज्जो देनी चाहिए, नहीं तो जो मुझे खतरात नज़र आ रहे हैं कि आप माजी का जो है डिज़ास्टर भूल जाओगे और एक बड़ा डिज़ास्टर आएगा जिसके लिए ये खित्ता और पूरी दुनिया महफूज नहीं रहेगी। आपको याद होगा कि अमरीकी नायब वज़ीर सदर जो थी हिलरी, उनका एक गुफ्तगू जो थी वो बड़ी वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने माजी में गलती की कि जब हमने अफ़गानिस्तान को खाली किया तो पाकिस्तान को हमने तनहा छोड़ दिया। अमेरिका फिर वही गलती दोहरा रहा है, क्या ये गलती दोहरा रहा है, ये वो चाहता ही है कि ये खित्ता कभी स्टेबल ना हो? देखिए कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो राणा साहब इस वक्त इंसानी जो अलमिया जन्म ले चुका है, उससे उसके असरात जो हैं सिर्फ इस खित्ते पर ही जो हैं वो नहीं आएंगे, बल्कि मैं समझता हूँ कि इसके अब असरात जो हैं वो माजी की तरह, जिस तरह माजी में अफ़गानिस्तान से जो वाक़यात दहशत गर्दी के हुए फिर उनकी पूरी दुनिया के अंदर उनका असर गया, तो इस अलमिये का भी जो है इसके असरात जो हैं फिर वो पूरी दुनिया को, यूरोप को, अमेरिका को, सबको अपनी लपेट में ले सकते हैं। और देखिए पाकिस्तान तो अपनी बसात से बढ़कर अफ़गानिस्तान में जो इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है उसके लिए कोशिशें कर रहा है। 5 अरब रुपए की इमदाद का ऐलान किया गया, 50,000 टन गंदम जो है भिजवाएगी, अद्वियात भिजवाएगी। दूसरा जो सर्दी से बचने के लिए शहरियों के लिए सहूलियात हैं वो फराहम की जा रही है। और सबसे बड़ा जो इकदाम किया गया कि जो
पाकिस्तान में जो अफगानिस्तान से फ्रूट और सब्जियां और दूसरी अशिया जो हैं वो दरामद होती हैं, इंपोर्ट होती हैं, उन पर जो सेल टैक्स है वो मुकम्मल तौर पर ठीक, खत्म कर दिया गया और दुनिया को ये मैसेज दिया गया है कि हम हर किस्म की ट्रांजिट के लिए तैयार हैं। जो भी अदारे बैरूनी इमदाद भिजवाना चाहते हैं, पाकिस्तान राहदारी देने के लिए तैयार है। सलमान, हम पहले ही एक बोझ उठा रहे हैं मेहमान नवाजी का, अब मज़ीद बोझ पाकिस्तान पे पड़ा है और हमारी इकोनॉमी की सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं है फ़िलहाल। तो क्या पूरी दुनिया ये समझती है कि ये हम पे बोझ डाल के वो अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हो जाएंगे? देखिए, एक बात तो कल पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने बड़ी वाज़ेह कर दी है ना कि हम अफगानिस्तान को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ये अफगानिस्तान से मोहब्बत का नतीजा नहीं है, ये बुनियादी मसला ये है कि पाकिस्तान की जो अपनी दाखिली खुद मुख्तारी और सलामती है ना, और पूरी रीजनल स्टेबिलिटी जो है वो उस अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस से जुड़ी हुई है। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह कि देखिए, हम दुनिया को ये बावर करवा रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर आपके सियासी तनाज़ात कुछ भी हों, लेकिन इस वक्त का जो इमीडिएट बुरहान है, अगर उसमें आपने रेजोल्यूशन ना पेश किया तो मसला खराब हो जाएगा। आपने भी एक सवाल पूछा ना अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में, क्या वाकई अमेरिका अफगानिस्तान को स्टेबल देखना चाहता है? यहाँ एक बुनियादी तजाद पैदा होता है जहाँ बहुत से लोग तकसीम है। लोग कहते हैं कि अमेरिका इस पूरे खित्ते के अंदर स्टेबिलिटी की बजाय इसको डिस्टेबलाइज करना चाहता है और उसकी जो प्रॉक्सी वार है वो हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हुई है। एक बात आपने देखा, ये आज जंग का दारिया भी इसी पे आया हुआ पाक अमेरिका ताल्लुकात के कॉन्टेक्स्ट में। हम बार बार अमेरिका को ये बावर करवाना चाह रहे हैं कि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात दुरुस्त करना चाहते हैं, लेकिन हम अमेरिका से ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के बारे में जो उनकी पॉलिसी है उसको वो रिविजिट करें, क्योंकि जब तक अमेरिका आगे नहीं आएगा ना, बहुत से ममालिक आगे नहीं आएंगे। ये जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट है, जो अकाउंट्स मुंजमद हुए हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये इसके ऊपर अमेरिका का असर है ना, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान ने जो पॉलिसी इख्तियार की है वो उसकी अपनी स्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब ये जो OIC का इजलास जिसका आपने बात की है, जैसे जनरल तलत मसूद साहब ने भी कहा कि उसका कोई बहुत बड़ा, उसमें से कोई चीजें खजाने नहीं निकालने वाले, लेकिन हम अपनी वो जिम्मेदारी लेके OIC तक भी जा रहे हैं, हम वो UN से भी मुतालबा कर रहे हैं, हम बड़ी ताकतों से भी सवालात उठा रहे हैं, हम चाइना और रशिया के कॉन्टेक्स्ट में भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अगर आपने ये रोल प्ले ना किया तो अफगानिस्तान के अंदर जो आपने बात की ना दबे लफ्जों में शफीक ने, वो जो दाइश फैलेगी वहां पर, वहां जो इंतहा पसंदी फैलेगी, वहां जो दहशतगर्दी आएगी, उसका जो पूरा रीजनल इंपैक्ट आएगा, फिर वो आप तालिबान को भूल जाएंगे तो दाइश की सूरत में एक नया खतरनाक अलमिया जो है वो जन्म लेगा। ठीक है, अच्छा तो अब चलते हैं सिंध की सूरत हाल की तरफ। बल्दियाती बिल पेश होने के बाद सिंध में जो आप देख रहे हैं सूरत हाल बन रही है वो बड़ी गंभीर है, और वो अब पीपल्स पार्टी उसे लिसानियत की तरफ और सूबाइयत की तरफ लेके जा रही है। इस पे बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। तकसीम बंगाल हो या बर्रे सगीर की तकसीम, हिंदुत्व के लिए यह कभी काबिल कबूल न था। क़याम पाकिस्तान के बाद मशरकी हिस्से का लसानी फर्क इस तखरीबी सोच का हदफ बना। जहरीले प्रोपेगेंडे के जरिए सियासी इख्तिलाफात को अलहदगी पसंदाना सोच में बदल दिया। RSS की मुतशद्दिद सोच से मुक्ति बाहिनी ने जन्म लिया। जी वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे आज सिंध की सूरत हाल पे। इस हवाले से हमारी प्रोडक्शन टीम ने एक रिपोर्ट बनाई है, पहले वो शेयर करते हैं फिर उस पर बात करते हैं। मैंने अपनी तकरीर में कहा था जाहिल ऑपोजिशन से पाला पड़ा है, मैं एक जाहिल ऑपोजिशन से पाला पड़ा है, और मैं बिल्कुल सही कह रहा था। जाहिल ऑपोजिशन अपनी अमेंडमेंट्स नहीं देती, गालियां देती है बैठ के।
सिंध की अपोजिशन जमातों का वजीर आला सिंध के बयान के खिलाफ पारा कम होने में नहीं आ रहा। सर्द मौसम में भी अपोजिशन जमातों का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ अपोजिशन की तमाम जमातें एक पेज पर हैं। MQM पाकिस्तान ने बुध के रोज भी शहर कायद में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन से खिताब में मुत्तहिदा रहनुमाओं का कहना था कि वजीर आला सिंध ने जो बात कही कि हमें पाकिस्तानी समझो वरना हम कुछ और सोचना शुरू हो जाएंगे। अगर वो ऐसी बातें करेंगे तो अवाम किससे उम्मीद रखेंगे। अवाम के वोट लेकर आप असेंबली के फ्लोर पर पहुंचे हैं। बात करने से पहले सोचना चाहिए कि ये बात आपको जेब नहीं दे रही। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने सिंध बल्दियाती कानून के खिलाफ भूख हड़ताली कैंप के बाद अब 19 दिसंबर को सिंध असेंबली के सामने एहतजाज की कॉल दे दी है। PTI सिंध का कहना है कि सिंध बल्दियाती कानून की सूरत में सूबे में जरदारी राज नहीं चलने देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं PTI के रुकन सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी साहब। मैंने कहा ज़रा पहले उनसे PTI का मौक़िफ़ लें फिर आगे बात बढ़ाते हैं। नकवी साहब, ये जो एक लसानियत की तरफ जंग जा रही है और एक सिंध जो आहिस्ता आहिस्ता एहतजाज उसमें उभर रहा है, क्या समझते हैं कि कहाँ गलती हुई और कौन जिम्मेदार? देखिए, ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो इस बात को हवा दे रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपने अपने वोटर को इस बात का यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम तुम्हें मुकद्दम रखते हैं, पाकिस्तान को नहीं। और इसलिए पीपल्स पार्टी को, क्योंकि अंदरूनी सिंध वोट पड़ता है, तो उन्होंने कहा कि अगर कराची वो दूध देती हुई गाय है जो सिंध का 95% टैक्स जमा करती है, अगर ये दूध देती हुई गाय सिंध के कंट्रोल से निकल जाएंगे तो सिंध गरीब हो जाएगा। और सिंध की चूंकि पूरे बजट की जो सिंध गवर्नमेंट का कलेक्शन होता है वो जमा यहाँ करते हैं, खर्च कहीं भी करते हो, वो तो अंदरून में भी नहीं करते, लेकिन कहते यही है कि हम अंदरून सिंध में खर्च करते हैं। तो उनके वोटर को और उनको दोनों को फिक्र है ये। और MQM जो है वो ये कहती है कि भाई पैसे तुम देते हो, सब कुछ तुम देते हो और तुम पे कुछ खर्च नहीं होता। वो इस बुनियाद के ऊपर, जबकि दरअसल हकीकत ये है कि पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी कराची है। कराची तरक्की करता है तो पाकिस्तान तरक्की करता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस सारी सूरत हाल में जल्दी पे तेल का काम किया वज़ीर आला सिंध के बयान ने और ये बात बढ़ती चली गई, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। हम तो हमेशा इस बात पे यकीन रखते हैं कि ये सोच इनकी गलत है। ये सिंध कार्ड कोई आज पहली दफा नहीं खेला जा रहा है। कोई महाजर कार्ड खेलता है, कोई सिंध कार्ड खेलता है। असल में जब तक पाकिस्तानियों को पहले पाकिस्तानी होना है, उसके बाद किसी सूबे से ताल्लुक होना है। बहुत शुक्रिया नकवी साहब, हमसे बात कर रहे थे। शफीक साहब, नकवी साहब का जो कहना है कि सिंध कार्ड पीपल्स पार्टी खेल रही है और एक आप समझते हैं कि ये एक अच्छा फैसला है पीपल्स पार्टी का? देखें, आप अपनी ज़ाती सियासत के लिए अपना एक सूबे को तकसीम कर रहे हैं शहरी और देही में, और लसानियत पैदा कर रहे हैं। इस लसानियत से बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई है हमने। और MQM जब जिसने लसानियत का झंडा उठाया हुआ था, अर्बन में और रूरल में ये थे, सिंध थे, तो अपनी पीपल्स पार्टी थी, तो फिर उस तरफ लेके जा रहे हैं जो कि बहुत लम्बा फिक्री है हमारे लिए। बिल्कुल ठीक अब देखें, अब ये कहते हैं, मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि कानून साजी हमारा हक है, हम मेजॉरिटी में हैं। देखिए, जमहूरियत में मेजॉरिटी होती है, वो कहते हैं मेजॉरिटी रूल, हमारा मेजॉरिटी है तो हम रूल करेंगे। जब आप मेजॉरिटी को आप रियून करने के शुरू कर दें ना, किसी की तबाही पे शुरू कर दें, फिर वो मेजॉरिटी जो है वो जमहूरियत नहीं होती, वो आपकी डिक्टेटरशिप होती है, वो आपकी अनहा होती है। तो ये बिल्कुल अपने सही इसकी हेडलाइन नहीं कि गले की हड्डी बन गई है। अब इस पे उन्हें कुछ सोचना पड़ेगा, इससे पहले कि हालात वहाँ मज़ीद ख़राब हों। और अपोजिशन, देखिए इसमें कोई ऐसी तो सीरियस बात है ना कि पूरी अपोजिशन एक यकजा हो गई है और पीपल्स पार्टी मानने को तैयार नहीं है। और अगर इसमें वफाक जिस हद तक कर सकता है, उन्हें एडवाइस कर सकता है या उन्हें हिदायत दे सकता है कि भाई ये ना करें कि सिंध एक बार फिर अर्बन और रूरल में तकसीम हो जाए और फिर एक बार लसानियत में हो जाए और उसमें जो अलहदगी पसंद हैं सिंध के वो फिर एक्टिव हो जाए। वो अपनी आप बहुत मर गए थे, लेकिन अगर सिंध की पीपल्स पार्टी की हुकूमत अगर इस तरह डटी रही तो फिर ये फितना दोबारा सर उठा सकता है। बड़ी मुश्किल से हमने से जान छुड़ाई है, हमारे इदारों ने। अल्ताफ़ हुसैन माजी का किस्सा बन गए, तो उस तरफ ना जाएंगे, फिर एक बार वो अफरेद खड़ा हो जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। खालिद क़य्यूम साहब, जो सिंध की सूरत हाल बनी हुई है
और पीपल्स पार्टी जिस कार्ड को खेल रही है, आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को पीछे बैकफुट पे आना पड़ेगा जिस तरह का अपोजिशन ने उस पर रद्द-ए-अमल दिया है? देखिए, कुछ तो किसी हद तक तो वो पीछे पीपल्स पार्टी आ चुकी है कि जो कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं अब वो अपोजिशन के दबाव में लाई गई हैं। और राणा साहब, असल मसला ये है कि ये तनाज़ा पैदा क्यों हुआ? सही। ये तनाज़ा पैदा इसलिए हुआ कि पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर वही बल्दियाती निज़ाम दिया है जो पिछले दौर में पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने दिया था। यानी बेख्तियार किस्म का जो बल्दियाती निज़ाम है, पंजाब के अंदर जो बल्दियाती निज़ाम दिया गया है उस पर किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? वो इसलिए नहीं उठाई कि यहाँ जो बल्दियाती निज़ाम लाया जा रहा है उसके अंदर तमाम जो अख्तियारात हैं आज जो पहले शहबाज शरीफ ने ख़त्म किए थे वो सारे इख्तियारात बल्दियाती इदारों को दे दिए गए हैं। सारी अथॉरिटीज़ जो हैं LDA समेत वो जो हैं वो बल्दियात को दे दिए गए हैं। और 5 जो महकमे हैं सरकारी उनको भी डिवाल्व करके वो भी बल्दियाती इदारों के हवाले कर दिए गए। तो असल जो तनाज़ा है राणा साहब वो इख्तियारात का। बिल्कुल अच्छा, ठीक है। सारी ये जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के लबो लहजे में गुस्सा है, जिस किस्म का लबो लहजा अपना वज़ीर आला मुराद अली शाह इख्तियार किए हुए हैं, जरदारी साहब के मुकाबले में बिलावल भुट्टो जिस तरह से बोल रहे हैं, ये इतना गुस्सा अचानक पीपल्स पार्टी, वो तो हुकूमत में है ना, हुकूमत का तो तदब्बुर ज़्यादा होता है, वो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? क्या नजर आ रहा है एक आपको? तो बिलावल मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, वो तो सलाम का जवाब भी देना तो वो कोशिश करते हैं कि भुट्टो साहब जैसा अपने अंदर एक वो लाएं, बीबी जैसा लहजा लेके आएँ और जवाब वो इस तरह दें। लेकिन आप अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग का अलमिया देखें ना सलमान साहब, तो पीपल्स पार्टी सिंधु देश का कार्ड खेलती है जब उसे ज़रूरत होती है। वो वहाँ पे जो कौम परस्त है उन्हें मरने भी नहीं देती, उन्हें जिंदा रखती है ताकि वो वक्त ज़रूरत काम आए, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद ये कि बल्दियाती इंतखाबात चूँकि सर पे हैं और सिंधी वोटर्स को उन्होंने इंटैक्ट करना है अपनी तरफ, तो उन्होंने उनको ये मैसेज दिया कि देख लें हम आपके तर्जुमान हैं और हम आपकी खातिर लड़ाई ले रहे हैं और हम आपकी खातिर जो हैं इतना बड़ा स्टैंड ले रहे हैं, और ये जो कराची वाले हैं और ये जो शहरी हैं ये आप लोगों के ख़िलाफ़ हैं, तो हम आपके साथ खड़े। बदकिस्मती से मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लग गया दाग लगा के कह के, और उन्होंने पंजाब में एक वक्त आया था कि अक्सरियत ली थी। तो ये दोनों जमातें जब चाहती हैं इलाकाई तासुब का कार्ड और लसानी तासुब का कार्ड इस्तेमाल करके अपने वोटर्स को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेती हैं, और मुतवज्जा करने के बाद अपना काम निकाल के फिर ये फेडरेशन की पार्टी बन जाती हैं। और आखिरी जुमला, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कहते थे हम चारों सूबों की जंजीर, वो जंजीर उनकी शहादत से टूट गई। और पीपल्स पार्टी, हम तो मुसलसल कह रहे हैं कि अल्लाह करे कि ये फेडरेशन की पार्टियां बने, ये विफाक की बात करें, इलाकाई पार्टियां ना बने, लेकिन पीपल्स पार्टी अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। सिंध के वोटरों को अपने साथ इंटरेक्ट कर रखने के चक्कर में पंजाब के वोटरों को और KPK के वोटरों को नाराज कर रही है। मेरे साथ मुस्तफा कमाल साहब मौजूद हैं और उनसे मैंने कहा ज़रा बात करूँ, PSP के सरबराह हैं। सर, ये जो सूरत हाल है, हम अभी गुफ्तगू भी कर रहे हैं, आपने सुनी होगी, सूबे में एक बेचैनी की लहर है, तो क्या ये सूबे के और अवाम के मुफाद में है? देखिए, पीपल्स पार्टी आज इस मसले को लिसानी रंग नहीं दे रही है, बल्कि पीपल्स पार्टी अपने वजूद से लेकर अब तक लिसानी सियासत ही करती चली आ रही है। पिछले 13 सालों में पीपल्स पार्टी यहाँ पर हुक्मरान है। 13 सालों से उसने अपने हुक्मरानी के सारे फैसले लिसानियत की बुनियाद पर किए हैं, और ये लोगों को, नौजवानों को रियासत के खिलाफ कर रहे हैं। ये रियासत से बज़न कर रहे हैं, अपनी हुक्मरानी से रियासत से बज़न कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो बयानात हैं आप समझते हैं कोई खास मनसूबाबंदी के तहत हो रहे हैं? जो दोनों हजरात की आप बात कर रहे हैं, वजीर आला और बिलावल भुट्टो साहब की आप बात कर रहे हैं, वजीर आला ऐसे बात कर रहा है जैसे फ्लोर ऑफ द हाउस हो, जैसे कोई इंतहा पसंद सिंधी नेशनलिस्ट, कोई जो इंतहा पसंद सिंधी इंतहा पसंद कौम परस्त आदमी बात कर रहा हो। MQM और पीपल्स पार्टी दोनों अपने वोटों को लिसानी बुनियादों पर अक्ल शऊर खत्म करके अपने पीछे लगाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। मुस्तफा कमाल साहब हमसे बात कर रहे थे। सलमान साहब, जो आज दी न्यूज़ का कॉलम है परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड फरा यामीन खान साहिबा का है, उन्होंने भी इसी बात को डिस्कस किया कि पीपल्स पार्टी की साख दाव पे लगी हुई है और उसे अब अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे साख को बहाल करना है। देखिए, बहुत अच्छा कॉलम उन्होंने लिखा है शफी। उन्होंने बुनियादी सवाल ये उठाया है कि अगर पीपल्स पार्टी अपना सिंध का मुकदमा महज इल्ज़ाम तराशी
महज सिंध कार्ड खेलना चाहती है तो उससे किसी को कोई फायदा नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि देखिए सिंध में 15 साल से हुकूमत है तो परफॉर्मेंस बुनियाद होनी चाहिए ना पीपल्स पार्टी की, एक बात। दूसरी उन्होंने कहा ये जो शहरी और दही तकसीम जिसका भी आपने जिक्र किया कि जो सिंध के शहरी इलाके हैं ना वो इस वक्त पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किए हुए हैं, और जिसका भी खालिद कयूम ने भी कहा कि जो लोकल गवर्नमेंट है इसके अंदर इख्तियारात ना देने की बड़ी बुनियादी वजह भी जो है ना वो शहरी इलाके हैं जिसको महरूम करना है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि देखिए बुनियाद ये है कि आप सारा मुलबा जो है वो वफाक पे डाल देते हैं, लेकिन जो और वसाइल की कमी का रोना रोते हैं, जो वसाइल आपके पास मौजूद हैं उसकी तो पहले बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन कर लें। तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को यह समझना चाहिए 18वीं तरमीम के बाद जो सूबा जितना बाख्तियार है उसमें जो वसाइल हैं अगर आप सही तरीके से दही और शहरी लोगों को सर्व नहीं करेंगे और महज एक खास इलाके को सर्व करके शहरी सियासत को नजरअंदाज करेंगे तो फिर आपके पास जो कार्ड है वो सवाए मजलूमियत का, सवाए इल्जाम तराशी के अलावा कुछ नहीं बचेगा। परफॉर्मेंस आपकी बुनियाद होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हमारे साथ मौजूद हैं रेहान हाशमी साहब, एमक्यूएम के रहनुमा हैं। मैं कहता तीसरे फरीक का भी मौका होना चाहिए। अच्छा, एक बार फिर जो है एमक्यूएम पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जनाब एमक्यूएम तो खुद पीपल्स पार्टी का हिस्सा रही और पीपल्स पार्टी एमक्यूएम पे इल्ज़ाम लगा रही है कि जनाब अली आपके दौर में गले काटे गए, आपके दौर में ये हुआ, सारा हुआ। आप बताइएगा ज़रा कि आपकी क्या सूरत हाल है? देखें, अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी जो पिछले 13 सालों से सिंध को भरपूर तरीके से रूल कर रही है, जहां पर इनके वुज़रा भी हैं, जहां पर इनके पास वसाइल भी हैं, जहां पर ये प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग कॉल नहीं कर रहे, रेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं कर रहे, बल्दियाती इंतखाबात कराने से गुरेजा हैं, तमाम बल्दियाती इदारे इन्होंने अपने हाथ में रखे। और आज जब बात की जा रही है तमाम सिंध की पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ खड़ी हुई है तो दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी अकेले खड़े होकर डिपेंड कर रही है और रऊनत ज़दा एरोगेंट किस्म के स्टेटमेंट देकर बुनियादी जो फाइल है उससे लोगों को मुनहरिफ करना चाह रही है। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का अमल करके पीपल्स पार्टी कुछ गेन कर पाएगी, या अगर बल्दियात को अपना पॉलिटिकल विंग के तौर पर। मुस्तफा कमाल साहब का कहना है कि सिंध की तबाही में तो आप खुद भी जिम्मेदार हैं, आप पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे। देखिए, मुस्तफा कमाल साहब एमक्यूएम का हिस्सा थे तो उस वक्त वो हमने एमक्यूएम के पास जब बल्दियात थी तो हमने करके भी दिखाया, और उसके बाद जब पीपल्स पार्टी के साथ हमारा कोलिशन था तो हम अलहदा भी तो हुए, उस पर तनकीद का भी निशाना बनाया गया कि ये हमारे हुकूमत में। लेकिन हमारा बुनियादी सियासत का मकसद ये है कि लोग और सपोर्टर्स जो के उम्मीद वाबस्ता करके बैठे हैं वो फैज़याब हो। अगर लोगों को ही फायदा ना हो तो ऐसी हुकूमत में बैठने का फायदा क्या है? बहुत शुक्रिया। आप बात कर रहे थे हमारे साथ रेहान हाशमी साहब। अच्छा सर, आज बड़ा मार्का खालिद साहब है PP 206 में और ज़िमनी इलेक्शन है। नून लीग की तरफ से राना सलीम साहब हैं, PTI की तरफ से नौरीन निशात साहब हैं और PP के मीर वासिक जोड़ पड़ेगा। क्या नज़र आता है? मैंने पीपल्स पार्टी को भी शामिल कर लिया। देखिए राणा साहब जी, देखिए कि पीपल्स पार्टी तो उसी मॉडल पर इलेक्शन लड़ रही है खानेवाल का जो लाहौर में लड़ा था, यानी कि खुला काम। हाँ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि लेकिन मसला इसमें यह है कि वहां पर असल खिलाड़ी जो है PTI मैदान में है, तो असल जो मुकाबला लगता है हमें वो PTI और नून लीग के दरमियान ही लगता है। लेकिन ये हो सकता है कि पीपल्स पार्टी तो वहाँ जीतने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रही है, अपने वोट बढ़ाने के लिए इलेक्शन जो है वो लड़ रही है। लेकिन वसाइल का वहाँ जो इस्तेमाल अब तक इतलात आ रही हैं, वहाँ पर नून लीग भी के जो उम्मीदवार हैं वो भी भरपूर वसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी का जो उम्मीदवार है वो भी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ जो PTI की जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, उसकी तरफ से पैसे का इस्तेमाल वहाँ नजर नहीं आता। जो हराज बरादरान हैं अब वो दरअसल उनकी जो है वो हमायत में आए हैं, जिससे उनकी पोजीशन कुछ बेहतर हुई। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मैं चाह रहा था जैसे इन्होंने कहा कि पैसों का इस्तेमाल हो रहा है दोनों तरफ से, नून लीग भी पीपल्स पार्टी भी और ये वो भी, इलेक्शन कमीशन वज़ीर आज़म को तो ख़त लिख देती है, इलेक्शन कमीशन स्पीकर को बुला लेती है, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को नज़र आना बंद हो जाता है। देखें, इंतहाई मौजूद के साथ इलेक्शन कमीशन टोटल बाइस्ड है। आप देखें NA-33 में जो वीडियो आई उसमें कोई सवाल उठा, एक बयान दे दिया हम ये कर रहे हैं। कहाँ गई इनकी फ्रांसिक एनालिसिस करेंगे, कहाँ गई वो तहकीकात? इलेक्शन कमीशन जो एक इदारा है हमारे मुल्क, और इदारे को बायस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। वो तमाम फरीक जो है उनको जो चीज़ें आती हैं, वीडियो ऑडियो आती हैं, जब को सबूत आता है, जब को इल्ज़ाम आते हैं,
उसकी तहकीकात और फैसला उसी तरह करना चाहिए जिस तरह वो पीटीआई के खिलाफ करती हैं। और ये अफसोस का मुकाम है कि इतना बड़ा इदारा है, उनका एहतराम करते हैं, लेकिन जो वहाँ सरबराह बैठे हैं उन्हें ख्याल करना चाहिए। अब खाने वाले से भी यही चीज़ें सामने आ रही हैं, तो यहाँ वो खामोश बैठे हैं। इंसाफ करें कि ऐसा ना करें कि लोग आप पे उंगलियाँ उठाएंगे, फिर आप कहते हैं कि हमें क्रिटिसाइज किया जाता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, सलमान आपका एक जुमला देखिए, चाहिए। बड़ा कांटेदार मुकाबला है पीएमएलएन के दरमियान और पीटीआई के दरमियान। जो जीतना है तो उसी में से जीतना है। ये खालिद साहब की बड़ी अच्छी बात है, हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतने के लिए थोड़ी इलेक्शन लड़ रही है, तो सिर्फ वोट बढ़ाना चाहती है। अगर वो ये स्टाम्प पेपर पे लिख दें तो कि अगले इलेक्शन के अंदर हम सब जगह पे इनके वोट जो है 5-5, 10-10 हजार बढ़ा दें और ताकि जो है वो स्टैंड में भी कर लें। 2018 में यहाँ पीपल्स पार्टी तीसरे पर थी, टीएलपी चौथे नंबर पर थी, और इस दफा कहा जा रहा है टीएलपी तीसरे नंबर पे। चले, ये तो अब आज शाम को लेकिन सानिया सियालकोट के जो असरात हैं वो उस हल्के में टीएलपी पर सुन रहे हैं कि वहां पढ़ेंगे। अच्छा, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है जी, और जाते जाते हमारा टॉप ट्रेंड है सानिया एपीएस। और अब से 7 साल पहले बुज़दिल दुश्मन ने जो हमारा मुकाबला वैसे नहीं कर सकता था, उसने हमारे नन्हे बच्चों पे हमला किया, उन फूलों को उसने बेदर्दी से कुचला। वो खून पाकिस्तान की बुनियादों का हिस्सा बन गया है। वो मासूम खून और वो मासूम शहादतें जो हैं वो हमारा सीना आज भी फिगार है, आज भी हम ज़ख़म हैं और वो दर्द हमें आज भी महसूस होता है। लेकिन उन बच्चों ने अपनी शहादत देके एक बात पूरी दुनिया को सिखाई कि हम एक ऐसी कौम है जो अपने वतन की हिफाजत के लिए, अपनी वतन की मोहब्बत के लिए किसी टाइम भी, किसी लम्हे भी कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करते। हमारा सबका, हमारी प्रोडक्शन टीम का, शफीक अवान का, सलमान का, खालिद क़यूम का, पूरी प्रोडक्शन टीम का, पूरे पंजाब का, पूरे पाकिस्तान का आपको सलाम, आपके वालिदैन को सलाम, और हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं।